बच्चों सेकेंड चैप्टर में हम आ गए हमारी यात्रा। इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं और लॉज ऑफ मोशन को हिंदी में हम गति के नियम कहते हैं। और देख रहे हैं दो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक बल और गति के नियम के संबंध में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। एक साहब कौन है? गैलीलियो साहब, और दूसरे हैं सर आइजैक न्यूटन। दोनों का अपना अपना मत था, लेकिन गैलीलियो के मत को न्यूटन साहब ने एक नए रूप में उसको पल्लवित और पुष्पित किया। all the three laws of motion was formulated by Sir Isaac Newton and they are named after him, Newton's laws of motion। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बल क्या है, बल की प्रकृति क्या है, बल की माप कैसे होती है, बल को नापने के लिए क्या फार्मूला है, हाउ टू मेजर फोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर देयर, लॉज ऑफ मोशन क्या है, और उनके प्रैक्टिकल दैनिक डेली लाइफ में हमारा क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल। ये ब्लॉक जो है टेबल पर रखा है, देख रहे हैं, और उसको हम अपने हाथ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा फोर्स अप्लाई करने से? यदि फोर्स का मान अधिक है, सफिशिएंट इनफ है, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इस बॉडी के पास एक एबिलिटी होती है कि अपने पोजीशन को अपने आप बरकरार रखने का, और यदि फोर्स उससे ज़्यादा है तो इसको इसके पोजीशन में चेंज लाएगा, अर्थात रेस्ट से मोशन में लाएगा। तो हम ये फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी को पुश कर सकता है, धकेल सकता है। फिर यहाँ देख रहे हैं एक रस्सी से बांध के उसको हम पुल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फिर देखिए एक पुल करने का एक और तरीका है। एक पुली है, पुली को हम घिरनी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर एक तरफ तो हम दो मांस को हैंग कर दिए हैं और दूसरी तरफ रस्सी है, और रस्सी के माध्यम से उसको हम पुल कर रहे हैं। तो पुल और पुश बोथ आर द टाइप्स ऑफ व्हाट फोर्सेज। यहाँ देखिए हम सब खेलते हैं कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में हम क्या करते हैं? स्ट्राइकर से जो उसके होते हैं वो डाइस बोर्ड, उसको हम हिट करते हैं और वो अपने जगह से अपना पोजीशन चेंज करता है। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स एंड इट इज कॉल्ड पुशिंग। द phenomenon pushing phenomenon is also a type of exerting a force on a body by another body। फिर देखिए पुश का एक और तरीका है ये। तो हम इस ढंग से देख लिए कि कैसे पुश और पुल के द्वारा फोर्स किसी बॉडी पर एग्जर्ट किया जाता है। अब क्या होगा कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी पर कुछ इफेक्ट होगा, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ कि हम हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको यहाँ हम इस डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और यदि फोर्स का वैल्यू सफिशिएंट इनफ है तो इसमें मोशन होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन में मोशन होगा। फिर ए बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप बाय ए फोर्स। एक बॉडी जा रही है, एक बॉडी के पास मोशन है ऑलरेडी, और यहाँ हम क्या किए? बॉडी के पास मोशन इधर है और इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगेंस्ट दी मोशन हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, अवरोधक बल। और यदि यह अवरोधक बल काफ़ी है तो इसके मोशन को ये रोकेगा, ये रोकने की चेष्टा करेगा। फोर्स आइदर चेंजेस the position of the body or tries to change it. If the magnitude of the force is sufficient enough, it will make a change. It will bring the body from rest to motion. It will bring the body from motion to rest। लेकिन यदि इसका फोर्स का वैल्यू सफिशिएंट इनफ नहीं है तो क्या होगा कि ये ट्राई करेगी बंद करने का। इट विल ट्राई टू स्टॉप, इट विल ट्राई टू एक्सेलरेट। ठीक, हम आगे देखेंगे। ये बात हो गई आगे की। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक फोर्स जो है वो एक बॉडी को, ये फोर्स जो है वो एक बॉडी को क्या कर सकता है? रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, और उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो ये हमारा क्या है कि ये बॉडी
spring can be changed, stretched in its shape or size by a force. स्प्रिंग के साइज को हम इसमें एलोंगेशन पैदा कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेशन पैदा कर सकते हैं. तो ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग कैन बी चेंज्ड आइदर एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप और साइज बाय ए फोर्स. ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि ये जो फोर्स है वो क्या कौन कौन काम कर सकता है. ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, इट कैन मूव ए बॉडी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट टू द पोजिशन ऑफ मोशन. उसके बाद क्या कर सकता है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, उसको मोशन से रेस्ट में ला सकता है. और क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है. अभी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसको 5 से 10 कर सकता है, या फिर कम भी कर सकता है. 20 पे चल रहा है तो उसको 5 कर सकता है. और फिर क्या कर सकता है कि उसके शेप और साइज में परिवर्तन ला सकता है. तो इस ढंग से हम क्या देखें, अब सबको समराइज कर रहे हैं कि फोर्स इज एन इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी, प्रभाव डालने वाला कारक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है. इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर और इट इज एन इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी व्हिच टेंड्स टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी और which tends to stop a moving body or which tends to change the velocity, speed and direction of a moving body or which tends to change the shape and size of a body. These important works a force can do, but to doing all these things, to do all these things, the magnitude of the force should be sufficient enough. If the magnitude is not sufficient enough, it is unable to produce a change in the body. ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखें. जस्ट ए मिनट. तो अब ये फोर्स जो होता है, अब देखिए इस फोर्स को हम दो टाइप में बांटते हैं. देखिए ये बॉडी है, तो एक फोर्स कहाँ लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में. ये फोर्स जो है कहाँ लग रहा है, ये फोर्स जो है कहाँ लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक इसको इधर धकेल रहा है, एक इसका वेट. हम किसी बॉडी को हम पढ़ेंगे आगे, किस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से जो द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, जिस बल से अपने सेंटर की ओर खींचती है उसको वेट कहते हैं. तो वेट कहाँ लग रहा है, कहाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे कि ये यदि ये फोर्स लगा रहा है बॉडी टेबल पर, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द टेबल, तो टेबल विल आल्सो अप्लाई द रिएक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये इसको कहते हैं इधर हम रिएक्शन बल. तो यदि ये वेट इसको बैलेंस करे और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे, तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. तो हम कहेंगे कि इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी in such a way that the net force acting on the body is zero, it is the example of balanced force. तो ये एग्जाम्पल किसका है, बैलेंस्ड फोर्स. कैसे है कि ये बल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स and the force acting vertically upwards, these are all balanced, and so the net force acting on the body is zero, and hence it is the example of balanced force. Okay, आगे देखिए. अब देखिए, so इसको समराइज किया गया है कि when a body at rest is acted upon by a balanced forces, the body is not displaced
दैट इज द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। ये कहता है कि यदि बॉडी पहले से स्थिर है, पहले से उसमें मोशन नहीं है, वह विराम की अवस्था में है, और उसमें यदि कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स जो एक दूसरे को कैंसिल करके उसमें नेट फोर्स कितना हो, 0, तो वो उस बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगी। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वो बॉडी क्या होगा, स्थिर में होगा, और फोर्स के लगने के बाद इवन आफ्टर द फोर्सेज आर अप्लाइड, और यदि उसका नेचर बैलेंस्ड फोर्सेज है, तब भी उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि वह बॉडी पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, और उसके बाद यदि बैलेंस्ड फोर्स उस पर लगता है, तो वो फोर्स के लगने से पहले क्या थी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक खास डायरेक्शन में जा रही थी। फोर्स के लगने के बाद, बैलेंस्ड फोर्स के लगने के बाद भी उस बॉडी के चलने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द डायरेक्शन विल बी सेम, और जो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी था, द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी वाज मूविंग, इट विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। ये बैलेंस्ड फोर्स का इफेक्ट है। बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी में रेस्ट पोजीशन वाले बॉडी में लग के उसको उसी अवस्था में रहने देती है, उसको रेस्ट से मोशन में नहीं लाती है। और यदि ये बैलेंस्ड फोर्स किसी यूनिफॉर्म मोशन वाले मोशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले बॉडी के पर लगती है, तो उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके चलने की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? तो ये सब बात हो गई बैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो ये सब बात है, सब बात हम कह दिए हैं। अब रेन ड्रॉप्स क्या है, वर्षा की बूंदे। रेन ड्रॉप्स मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ which was last gained by the drop just before reaching equilibrium condition। ये आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कि वर्षा के बूंद जब आ रही हैं, ऊपर से नीचे गिर रही हैं, तो शुरू में उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन एक गिरते एक ऐसे पोजीशन पर क्या होगा कि वह उस पर सारे लगने वाले बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और उस समय तक वो वर्षा की बूंद जिस यूनिफॉर्म स्पीड को प्राप्त कर ली है, उसी वेग से वो नीचे गिरना शुरू करेगी। हम आगे पढ़ाएंगे उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के कंडीशन में भी वो बॉडी क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स के कारण ही वह कांस्टेंट वेग को प्राप्त करेगा। समझ गए? ठीक है, अब कह रहा है वही बताए हैं जो हम बताए हैं कि यदि कोई 3 किलोमीटर की दूरी से, 3000 मीटर की दूरी से कोई एक वर्षा की बूंद गिर रही है, और उसमें पृथ्वी का एक्सलेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? और उसका इनिशियल वेग 0 है, तो कितना होगा, ये आप पढ़े हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। तो यहाँ a के जगह पर क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इससे मल्टीप्लाई करके आप निकालिएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 617 किलोमीटर पर आवर, 617 किलोमीटर पर आवर। यदि वर्षा की बूंद बादल में कहीं रेस्ट की अवस्था में हो, और वो कितना हाइट से गिरे, एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए, बैलेंस्ड फोर्स, वह कितना हाइट से गिरे, तो 3000 मीटर की हाइट से गिरे, तो 3000 मीटर की हाइट से गिरने के बाद वह कितना वेलोसिटी को प्राप्त करेगी, 617 किलोमीटर पर आवर। जो आपके शरीर पर यदि उतना वेग से गिरे, तो उसको छेद करके आपका हड्डी तड्डी तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वर्षा की बूंद गिरती है आप पर, तो आप आनंद, मुंबई वगैरह में पूरा फैमिली बाहर निकलता है और रेन को एंजॉय करता है, सारा फैमिली नहाता है। तो ऐसा इसीलिए कि वह बहुत ही कम वेग से उसके बॉडी को हिट करती है, चोट लगती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब प्राप्त होता है? टर्मिनल वेलोसिटी जब उस पर हम बताएंगे आपको कि लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और उसके बाद वो नीचे से गिरना शुरू करता है एक कांस्टेंट वेग के साथ। ठीक है, उसी ढंग से अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है कि जब किसी एक बॉडी पर कई सारे फोर्सेज इस ढंग से लगते हैं कि नेट फोर्स 0 नहीं हो, नेट फोर्स नॉन जीरो, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करे, बल्कि क्या हो, वो
जैसे ये देखिए, ये एरोप्लेन है, उसका वेट कहाँ काम कर रहा है, द वेट इज डाउनवर्ड्स, और ये लिफ्ट कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर। और इधर क्या काम कर रहा है, ड्रैग, एक फोर्स इधर, और थर्स्ट कहाँ काम कर रहा है, इधर। तो यदि ये लिफ्ट बैलेंस कर ले वेट को और ड्रैग बैलेंस कर लेता थर्स्ट को, तो फिर ये बैलेंस फोर्स होता, उसमें कोई मोशन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो थर्स्ट है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ मोर देन द ड्रैग, तो वह क्या होगा, उस पर एक नेट फोर्स काम करता है, कहाँ, आगे की तरफ, और इससे वो एरोप्लेन चलता है। तो ये एरोप्लेन का जो मोशन है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखा है कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। क्यों कि उसमें जब एक फोर्स लगता है तो फोर्स उस बॉडी को अपने डायरेक्शन के तरफ ले जाना चाहती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब यहाँ देखिए एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का। ये बक्सा रखा है टेबल पर, और टेबल का देखिए यहाँ से देखिए, इस टेबल का वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की ओर, वर्टिकली डाउन। क्यों काम कर रहा है नीचे की ओर, तो आप जानते हैं कि वेट इज द फोर्स, भार किसी वस्तु का वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और इमीडिएटली ये फोर्स लगा किस पर, ब्लॉक के द्वारा, उस गुटका के द्वारा टेबल पर। तो टेबल जो गुटका पर बल लगाएगा, ये काम करेगा ऊपर की ओर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब हम इसको खींचते हैं इधर, ये अप्लाइड फोर्स है। और अब आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो मोशन का विरोध होता है, क्योंकि वहाँ पर गुटका का सरफेस है और टेबल का सरफेस है। तो दोनों के सरफेस में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन का इमीडिएटली उसमें एक कॉन्टैक्ट फोर्स, आगे हम पढ़ाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स काम करता है, और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यदि इसका रिएक्शन फोर्स वेट को बैलेंस कर दे, और जो फोर्स अप्लाइड है इस डायरेक्शन में उससे फ्रिक्शन फोर्स कम हो, तो ये होल बॉडी कहाँ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए कि भले ही नॉर्मल रिएक्शन को वेट तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है। अप्लाइड फोर्स बहुत ही ज़्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ब्लॉक है वह आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो हम बताए थे आपको कि इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सच ए वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये बॉडी क्या होगी कि आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर लिए किसका, बैलेंस्ड फोर्स का और अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, तो अब आज के टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम पढ़ाएंगे कि किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी, किसी बॉडी का वह एबिलिटी जिसके कारण वह अपने पोजीशन को बरकरार रखना चाहती है, अपने पोजीशन में, अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी चेंज का विरोध करती है। वो कहते हैं हम जैसा है वैसा ठीक है, हमें कोई चेंज आप नहीं लाइए। ये गुण बॉडी में अपने नहीं आया, ये गुण कौन दिया, नेचर ने दिया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट वांट्स टू अपोज एनी टाइप ऑफ चेंजेज बीइंग टेकिंग प्लेस इन इट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। और आज के पढ़ाई का भाग इतना ही। थैंक यू।